4 वर्षापासून फक्त रडत आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा पुणेमध्ये जाऊन परवा वर्षापासून फक्त रडत आहेत. त्यांनी पुन्हा एकदा पुणेमध्ये जाऊन परवा त्याचप्रमाणे एक कंप्लेंट केला, तक्रार केली. पुन्हा एकदा त्यांनी जो त्यांचा एक जुना जो आरोप आहे आमच्या पक्षावर और आमचे नेते श्री एकनाथ शिंदेजीवर, तो आरोप लावला. तो आरोप काय होता? त्यांनी शिंदेजीवर आरोप लावला की त्यांनी माझा पक्ष चोरला, चिन्ह चोरला आणि बाप चोरला. हा गेल्या 4 वर्षापासून ते असंच बोलत आहे. हा जो आरोप आहे कायद्याला धरून नसणारे भावनिक आक्षेप पद्धतीने द्वेषातून मांडलेले एक वैयक्तिक कुविचार आहे. त्यांनी सांगितलं पक्ष चोरला. एकनाथ शिंदे साहेबांनी पक्ष चोरला नाही, पक्ष बचावला. शिवसेनाची विचारधारा म्हणजे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाची विचारधारा, वो विचारसरणी आहे. आणि त्या बाळासाहेबांच्या विचारला त्यागून बाळासाहेबांबरोबर गद्दारी करून त्यांनी काँग्रेस आणि शरद पवार बरोबर एक अभद्र युती केली. आणि त्या युतीमुळे महाराष्ट्रात असे लाखो आणि कोटीपेक्षा जास्ती शिवसैनिक होते ज्यांची आत्मा त्यांनी दुखावला. आणि त्यावेळी शिंदे साहेबांनी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मूळ हिंदुत्वाच्या विचाराच्या पाया मजबूत करून विकासाचा अजेंडा हातात घेतला आणि 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री म्हणून काम केले. हिंदुत्वाचा जो विचार आहे तो ज्वलंत राहिला पाहिजे. शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं होतं काँग्रेस बरोबर कधीही जायचं नाही. आणि जो चूक उद्धवजींनी केली त्या चूकमध्ये सुधारणा आणण्याचं काम एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलं. आणि आता जो पुणेमध्ये जाऊन जे रडत आहे त्यांना एकच गोष्टी मी विचारतो की गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये म्हणजे तो विषयावर एक समजा जनमत संग्रह सारखा होता, एक चाचणी होती. आणि त्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ते 100 पेक्षा जास्ती उमेदवार उभे केले, बहुतेक 109. आणि त्याच्यामध्ये फक्त 20 आमदार त्यांचे निवडून आले. एकनाथ शिंदेजींनी शिवसेनातर्फे 80च्या दरम्यान 80च्या दरम्यान उमेदवार उभे केला आणि 60 आमदार आमचे निवडून आले. म्हणजे महाराष्ट्राचे लोकांनी शिवसेना बचावली आणि एक कॉल दिला की एकनाथ शिंदे साहेबांनी 2022 मध्ये जो निर्णय घेतला होता तो निर्णय एक करेक्ट निर्णय होता, उचित निर्णय होता. आणि त्या निर्णयामध्ये काहीही गैर नव्हता. तो आता मी उद्धवजींना असा एक रिक्वेस्ट करतो की आता या रडण्याची जो तुमची जो एक सवय आहे ना, आता बंद करा आणि विकासाच्या मुद्द्यावर राजकारण करा. भावनिक प्रश्न एकदा चालतो, भावनिक मुद्दा एकदा चालतो आणि तो विधानसभा निवडणुकीमध्ये लोकांनी त्याच्यावर कॉल दिलेला आहे. आता काही उपयोग नाही. त्याने दुसरा एक आरोप लावला, चिन्ह चोरला. ते सतत सांगा आमचं चिन्ह चोरला, चिन्ह चोरला, चिन्ह चोरला. धनुष्यबाण चिन्ह शिवसेनेचा होता, शिवसेनेकडे आहे. निवडणूक आयोगाने पूर्ण तपास करून एक कायदेशीर प्रक्रिया करून शिवसेनेला धनुष्यबाण दिला. निवडणूक आयोगाचा जो निर्णय आहे तुम्ही मानत नाही का? जर तुम्ही मानत नाही तर तुमची मूर्खता आहे. निवडणूक आयोग म्हणजे एक घटनात्मक संस्था आहे आणि तुम्हाला जर घटनामध्ये विश्वास नाही तर तुम्ही सांगा की या देशाच्या घटनामध्ये तुम्हाला विश्वासच नाही. दुसरा विषय असा आहे की हा संपूर्ण विषय सुप्रीम कोर्टमध्ये आहे, न्याय प्रविष्ट आहे आणि त्याच्यावर न्यायालयातर्फे काही एक निर्णय येईल.
आणि तोपर्यंत तुम्हाला गप बसायला पाहिजे. जर तुम्हाला न्यायालयावर भरोसा नाही तर तुम्ही सांगून ठेवा की सुप्रीम कोर्टवर आम्हाला भरोसा नाही आहे. पण असाच रडणारे वक्तव्य करणारे काय भागतो नाही, काय उपयोग नाही. परवा त्यांनी असंच एक सांगितलं की मी एकनाथ शिंदेला उपमुख्यमंत्री मानत नाही. म्हणजे हा एक मूर्खपणा आहे. शिंदेजींनी घटनाची शपथ घेतली आणि उपमुख्यमंत्री पद एक घटनात्मक पद आहे. तुम्ही एक घटनात्मक पदवर बसलेले व्यक्तीवर तुम्ही सांगता की त्यांना मी उपमुख्यमंत्री मानत नाही, म्हणजे तुम्ही घटना मानत नाही का? आणि तुम्हाला विचारत कोण आहे? आणि जर तुम्हाला घटनामध्ये विश्वास नाही, घटनात्मक प्रक्रियावर विश्वास नाही, तर तुम्ही संविधान बचाव यात्रा कशाला काढता? संपूर्ण देशात काँग्रेस बरोबर, इंडिया आघाडी बरोबर तुम्ही हातात एक लाल किताब घेऊन, पुस्तक घेऊन, तो संविधान खतरे में है असा नारा देता, स्लोगन देता, आणि जे काही प्रक्रिया घटनात्मक रीतीने चालू आहे त्या प्रक्रियावर तुम्हाला भरोसा नाही. आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. कारण एकनाथ शिंदे आणि सगळे शिवसैनिक बाळासाहेबांचे शिष्य आहे. त्यांच्या विचारावर त्यांचा भरोसा आहे. आणि तुम्ही तुम्ही हिंदुत्व सोडला आणि बाळासाहेबांची गद्दारी केला, तेव्हा एकनाथ शिंदेजींनी बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाचा धनुष्यबाण उचलला आणि महाराष्ट्राची लोकांनी त्यांना भरभरून प्रतिसाद दिलेला आहे. म्हणजे आता पक्ष चोरला, चिन्ह चोरला, बाप चोरला, हा जो एक भावनिक विषय आहे ना, आता तुम्ही राहू द्या असं आमचं निवेदन आहे. सगळी कारवाई कायदेशीर झालेली आहे. सगळा निर्णय घटनात्मक आधारावर झालेला आहे. एक कायदेशीर प्रक्रियामध्ये झालेला आहे. आणि एक राहिला चिन्हच्या विषयात, तो सुप्रीम कोर्टमध्ये आहे. जेव्हा सुप्रीम कोर्टचा निर्णय येईल तुम्हाला स्वीकार केला पाहिजे असं आमची विनंती आहे. असंच संजय राऊतने सांगितलं आहे की एकनाथ शिंदे कडे 5 लाख करोडची प्रॉपर्टी आहे. हा एकदम तथ्यहीन आणि पुरावाहीन आरोप आहे. ज्यांना आम्ही सांगतो बिनबुडाचे आरोप आहे. असाच एकदा बाळासाहेबांवर कोणी आरोप केला होता. त्या व्यक्तीने बाळासाहेबांना आरोप केला की बाळासाहेबांकडे 100 कोटीची प्रॉपर्टी आहे. बाळासाहेब काय बोलले की बाबा तू कागदपत्र घेऊन ये, 100 कोटीची प्रॉपर्टीचे अर्धी प्रॉपर्टी मी तुम्हाला देतो. त्यानंतर तो पळाला. असाच खोटा प्रचार संजय राऊत करतात. आता आम्ही त्यांना चॅलेंज करतो की 5 लाख कोटीचा जो तुम्ही आरोप लावता त्याचा कागदपत्र दाखवा. तुम्ही 2.5 लाख घेऊन जा, काय 2.5 लाख कोटी घेऊन जा, काय हरकत नाही. पण असा पुरावाहीन आणि तथ्यहीन आरोप लावण्याची जो सवय आहे आता तुम्ही बंद करा. हा एक नवीन सदी आहे. डिजिटल एज आहे. आज जे लोक राहतात त्यांच्याकडे सर्व प्रकारची इन्फॉर्मेशन आहे, माहिती आहे. 1 मिनिटात ते गुगलवर जाऊन काही चेक करू शकतात. तर आता खोटं बोलणारे लोकांना राजकारणामध्ये काहीही यश भेटू शकत नाही. जे काही बोलायचा तथ्याच्या आधारावर बोला, पुरावा घेऊन बोला. लोक तुम्हाला स्वीकार करणार नाही. तर ज्याप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीमध्ये तुमची गती झाली त्याचप्रमाणे आता महाराष्ट्रामध्ये जो स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकी येत आहे आणि मुंबईमध्ये आणि बाकी शहरामध्ये जो कॉर्पोरेशनच्या इलेक्शन येत आहे त्या निवडणुकीमध्ये पण तुम्हाला एक भयंकर अपयश भेटेल जर तुम्ही असाच तथ्यहीन आणि पुरावाहीन आरोप लावण्याचा सवय सोडला नाही तर. आखिरचा मुद्दा बिहारवर बोलायचा है. बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है.
मैं जरा बिहार वाला हिंदी बोलते, बिहार वाला क्या करूं? बिहारमध्ये SIR ची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. कालच तिकडे मुख्य निवडणूक आयुक्तने सांगितलं की बिहारमध्ये जो मतदार यादी आहे त्याच्या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. लगभग 40 लाख फर्जी वोटर होते, त्यांच्या नाव मतदार यादीमध्ये मधून रिमूव्ह केलेला गेला आहे. म्हणजे 40 लाख फर्जी वोटर तिकडे होते. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये पण खूप सारे असे फर्जी मतदार आहेत. बिहार सारखा महाराष्ट्रामध्ये पण SIR ची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे, जेणेकरून इकडे राहणारे जो बांगलादेशी घुसखोर आहेत, ज्यांनी स्वतःच्या नाव महाराष्ट्राच्या मतदार यादीमध्ये टाकलेलं आहे, त्यांची आयडेंटिफिकेशन झाली पाहिजे. आणि त्याचप्रमाणे जो रिपीट वोटर्स आहेत, जो फर्जी वोटर आहेत, संशयित वोटर्स आहेत, असे खूप सारे आहेत. मला माहित नाही किती आहेत, पण महाराष्ट्रामध्ये पण लवकरात लवकर SIR ची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. आणि उबाठा सारखा पक्ष जो फर्जी वोटर आहेत, झोपडपट्टीमध्ये राहणारे घुसखोर वोटर आहेत, बम विस्फोटचे आरोपी आहेत, अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड आहेत, असे सगळ्यांच्या मतावर जे निवडून येतात उबाठाचे उमेदवार, आता त्यांची असलियत काय आहे एकदा SIR प्रक्रिया महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण झाल्यानंतर तो असलियत बाहेर येईल. तर माझी मागणी आहे की महाराष्ट्रामध्ये लवकरात लवकर निवडणूक आयोगातर्फे SIR की प्रक्रिया शुरू झाली पाहिजे. इसी विषय को हिंदी में रखें कि हाँ, मराठी में काय सवाल है, प्रश्न है, बोलो भाई सत्यम भाई. हिंदी में सवाल ही कर लेते हैं सर. लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है बाला साहब ठाकरे की डेथ को लेकर. अब जो है शिवसेना संजय गर्ग को भी उस पूरे आरोप में खींचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर चलने वाले एकनाथ शिंदे भी यही मानते हैं कि बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हो गई थी 2 दिन पहले और बाद में डिक्लेयर किया गया, जैसा कि रामदास कदम ने कहा. इस पर आगे देखिए, इस विषय पर रामदास कदम साहब अपनी बात रख चुके हैं. बहुत कुछ बोलने के लिए हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना सत्य है कि जब बाला साहब बहुत बुरी तरह से बीमार थे, तब उनकी देखभाल करने के लिए 4 डॉक्टर उनके साथ थे. सही जानकारी उन डॉक्टरों के तरफ से ही आएगी. यह कदम साहब का आरोप है. इस आरोप का जवाब न तो उद्धव ठाकरे जी दे सकते हैं, न उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति दे सकता है. मुझे लगता है कि डॉक्टरों को सामने आकर के इस पर खुलासा कर देना चाहिए. ये आरोप लग रहा है कि एकनाथ शिंदे की सहमति से ही रामदास कदम इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं, तो इसमें जो है पार्टी का क्या भूमिका है? मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि एकनाथ शिंदे जी के लिए, एकनाथ शिंदे साहब के लिए बाला साहब ठाकरे भगवान की तरह, और ऐसे भगवान का नाम खराब करने के बारे में शिंदे जी इस जन्म में कभी सोच नहीं सकते. तो जो कदम साहब ने कहा वो उनकी अपनी जानकारी पर आधारित बयान है या भाषण है. अब उसमें शिंदे साहब का किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं. यानी कि पार्टी रामदास कदम के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती, उसे अपने आप अलग करती है. नहीं, एकनाथ शिंदे जी के पास जो रामदास कदम जी के पास जो जानकारी है, वो जानकारी का आधार क्या वो बताएंगे. लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस बारे में सबसे सही वक्तव्य अगर कोई दे सकता है तो उस समय के उनके देखभाल के लिए जो डॉक्टर थे वही दे सकते हैं. पत्र लिखा जा रहा है यूबीटी की तरफ से कि रामदास कदम पर एक्शन लिया जाना चाहिए, रामदास कदम की पत्नी की जो डेथ हुई है उसकी भी जांच की जानी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है
रामदास कदम जी हमारे पार्टी के एक ज्येष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, और उनके बारे में कोई भी फैसला करना है वो शिंदे साहब करेंगे, और इस पर मुझे इसके आगे कुछ टिप्पणी नहीं करनी। सर, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है आज, वहाँ पे एसआईआर जो है बहुत गहनता से उस पर काम हुआ, लाखों की संख्या में वोटर्स बाहर किए गए जो फर्जी तरीके से वोटिंग कर रहे थे। इसको लेकर क्या कहेंगे, और आज तारीखों का ऐलान होना है, इसको क्या कहेंगे? बिहार में आज विधानसभा चुनाव की घोषणा होने जा रही है, लेकिन इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बहुत ही सघन प्रक्रिया वहां पर पूरी हुई, और वो थी एसआईआर की प्रक्रिया। एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से बिहार के मतदाता सूचियों में जो फर्जी वोटर हैं उनको निकालने का काम पूरा हुआ। चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो या तमाम विरोधी पक्ष के नेताओं ने और विरोधी पक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया का जोरदार विरोध किया। ये वही लोग हैं जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, ये वही लोग हैं जो बोलते हैं बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर है जिसका इस्तेमाल एनडीए की पार्टियां कर रही हैं। और जब बिहार में एसआईआर के माध्यम से ऐसे फर्जी वोटरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई तो इन्हें विरोध किया। विरोध के बावजूद चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरी की, और जो जानकारी हमारे पास आई है उस हिसाब से लगभग 40 लाख फर्जी वोटरों को मतदाता सूची से बाहर निकाला गया। यह अपने आप में, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल कहा पटना में, कि यह मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है। बिल्कुल इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी एसआईआर की प्रक्रिया तत्काल लागू की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। बड़े पैमाने पर जो बम विस्फोट के अभियुक्त हैं उनके रिश्तेदार हैं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, एक नहीं कई कई जगह पर उन्होंने अपने नाम एज ए वोटर रजिस्टर करा दिए हैं। और ऐसे फर्जी और संदेहास्पद वोटरों की शिनाख्त होनी चाहिए, और एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से महाराष्ट्र के भी मतदाता सूची। कॉफी? A little hide, a little seek, a little smile, a little peek. की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे उबाठा के उम्मीदवारों की असलियत क्या है उसका खुलासा हो जाएगा। अच्छा बोलो बोलो। ख्वाजा पाकिस्तान के मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ये कहा है कि अब अगर जंग होगा तो हिंदुस्तान के जो विमान है, लड़ाकू विमान, उसके कब्र होगी और आर पार की लड़ाई होगी भारत को नस्तानाबूद करने। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो भारतीय वायुसेना ने उनके तमाम ठिकानों पे एक जबरदस्त हमले किए, 100 से ज्यादा उनके आतंकवादियों का कत्लेआम किया, लगभग 8 आतंकवादी ठिकाने थे उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उनके जो एयर बेसेस थे और न्यूक्लियर ठिकाने थे उसको तहस नहस कर दिया। आज उसके बाद पाकिस्तान इस दुख दर्द से अभी तक उबरा नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या तमाम मंत्री, वो बार बार हिंदुस्तान को चुनौती देते रहते हैं। उनको याद रखना चाहिए कि पिछली बार जो ठिकाने बच गए थे, अगर अगली बार को युद्ध हुआ तो उनके बाकी आतंकवादी ठिकाने भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। और पता नहीं कोई न्यूक्लियर बम उनके पास है कि नहीं, न्यूक्लियर हथियार है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। अगर है तो संभाल के रखें, वरना अगले युद्ध में जो खिलौना रखा है उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा। इतनी ताकत भारत की सेना में है
पाकिस्तान के जितने ख्वाजा हैं ऐसे को हम खाजा बना के खाने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है और यह ताकत पूरी दुनिया ने देखी है ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। सर कल उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से मिलने गए थे, मुलाकात करने गए थे, ये मुंबई के और महाराष्ट्र के मीडिया ने अनावश्यक रूप से ऐसा हाइप क्रिएट किया गया है कि दोनों भाई मिल जाएंगे तो महाराष्ट्र में कोई क्रांति हो जाएगी। उद्धव ठाकरे जी जब बाला साहब जी को धोखा दे करके मुख्यमंत्री बनने की लालच लेकर के कांग्रेस से समझौता करके आगे बढ़े तो उसके बाद से लगातार उनकी लोकप्रियता कम होने लगी। शिवसैनिकों ने उनको नकारना शुरू कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ कि 2024 के विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस की बैसाखी भी उनके काम नहीं आई और वो 20 सीट पे जाके सिमट गए। अब वो मनसे की बैसाखी का सहारा लेना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आपके पास सिर्फ 20 आमदार हैं, विधायक हैं, और मनसे के पास सिर्फ 1.5% वोट। ये दोनों मिलकर के भी कोई चमत्कार नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए दूसरी कमजोर पार्टियों से जुड़ने का और अपनी पार्टी को बचाने का एक प्रयत्न में लगे हुए हैं। उनको मुबारक, लेकिन दोनों भाइयों के मिलने का कोई असर हमारे चुनावी परफॉर्मेंस पर नहीं होगा। ऐसा साफ साफ महायुति की तरफ से मैं घोषणा कर रहा हूं, बीजेपी, शिवसेना और अजीत दादा पवार की पार्टी की तरफ से। हमारी महायुति इस समय बहुत मजबूत है और महाराष्ट्र के जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं और जो कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, इन दोनों चुनावों में आप देख लीजिएगा बिल्कुल उसी तरह के नतीजे आएंगे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय नतीजे आए थे। इसी को लेकर एक सवाल है, जब संजय राउत को इस बारे में पूछा गया महायुति और महाविकास आघाड़ी के बारे में, तो संजय राउत ने आपसे वही प्रतिक्रिया दी है कि जो शिवसेना है, जो महायुति में है, वो अमित शाह की बी कंपनी है, अमित शाह जब मन चाहे उसे बंद कर देंगे और महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना है महायुति में, उसके ऊपर पैर रखकर आगे जाने की हिम्मत रखते हैं और हमारे में वो ताकत है और वो कर देते हैं। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी यानी उबाठा कांग्रेस के तलवे चाटने वाली पार्टी है। जिस कांग्रेस को बाला साहब जी ने हमेशा रिजेक्ट किया और कांग्रेस के साथ कभी हाथ मिलाने से बाज आए वो, और कहते थे कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उस कांग्रेस की घर की नौकरानी बन गई उबाठा पार्टी, और तब भी उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। जबकि हमारी शिवसेना बाला साहब जी के हिंदुत्व के विचारों को लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी है और हिंदुत्व के आधार पर हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है और इसी विचार के आधार पर भी हमारा गठबंधन जारी रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार से हमने कोई समझौता नहीं किया। जबकि उबाठा ने कांग्रेस से और शरद पवार से गठबंधन करने के चक्कर में भयंकर वैचारिक समझौता और वैचारिक गद्दारी की है बाला साहब के साथ। काय एक जो शुरुआत आपने मराठी से पार्टी चुराया, सिंबल चुराया, बाल चुराया, और ऊपर क्या करना है? 2022 से लगातार उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव जी ठाकरे रो रहे हैं और रो करके एक भावनात्मक विषय लोगों के सामने रखते हैं। पिछले 4 वर्षों से वो लगातार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी चुराई, उनका चिन्ह चुराया और उनके पिताजी को चुरा लिया। यह एक भावनात्मक विषय, इसमें कानून और तथ्य कहीं से भी नहीं है। जहां तक पार्टी चुराने की बात है तो इन्होंने बाला साहब जी से गद्दारी की, कांग्रेस से हाथ मिलाया और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हिंदुत्व का विचार त्याग दिया। इसकी वजह से शिवसैनिकों में बड़े पैमाने पर असंतोष था, नाराजगी थी, दुख था। इन दुखों को देखते हुए एकनाथ शिंदे जी ने
बाला साहब जी के विचारों के आधार पर उनके हिंदुत्व का धनुष्यबाण हाथ में उठाया और बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, जिसकी खुद अपनी विचारधारा हिंदुत्व पर आधारित है। उद्धव जी अपने आप में इस प्रकार से व्यस्त रहते थे बतौर मुख्यमंत्री कि अपने विधायकों को भी संभाल नहीं पाए। नतीजा यह हुआ कि 54 में से 40 विधायक उनके आंखों के सामने उनके छोड़कर निकल गए। इसमें शिंदे जी का कोई दोष नहीं, उन आमदारों का, विधायकों का अपना निर्णय था। और उसके बाद जो शिवसेना नीचे जा रही थी, नष्ट हो रही थी कांग्रेस के चक्कर में, उस शिवसेना को बचाने का काम शिंदे साहब ने किया। तो पक्ष को चुराया नहीं बल्कि पार्टी को बचाया शिंदे जी ने। और यही वजह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जब एक कांग्रेस के साथ लड़ते हैं तो 109 सीटों पर लड़ने के बाद महज 20 सीट पर गिर जाते हैं, जबकि शिंदे साहब और शिवसेना ने जो 80 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़े, हम लोग 60 सीटों पे चुनाव जीत करके आए। यह महाराष्ट्र के लोगों का संदेश था। महाराष्ट्र के लोगों ने 2022 में जो एकनाथ शिंदे साहब ने निर्णय लिया उसके ऊपर अपनी मुहर लगाई थी। यह विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ साफ करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा चिन्ह चुराया। ये जो धनुष्यबाण है वो शिवसेना का था और शिवसेना का है। भारत के चुनाव आयोग ने तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद और उनके पास जिस तरीके से बहुतायत विधायक थे, बहुतायत एमपी थे, सांसद थे और पदाधिकारी बड़े पैमाने पर जब शिंदे साहब के पास आए तो असली शिवसेना ये थी। यह चुनाव आयोग का अपना विश्लेषण था, चुनाव आयोग का कानून के आधार पर लिया हुआ निर्णय था, जिसके आधार पर इनको मिला। फिर भी ये मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, इस पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग के डिसीजन के विरोध में जाकर के आप संविधान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आप बताइए, आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो संविधान बचाओ यात्रा चलाने का कोई अर्थ नहीं है। यह ढोंग है, ढकोसला। आखिरी बात, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री नहीं मानता। एकनाथ शिंदे साहब ने संविधान की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद है। आप अगर उनको उप मुख्यमंत्री नहीं मानते मतलब आप संविधान को नहीं मानते क्या? स्पष्ट करिए। आखिरी बात, मेरे पिताजी को चुराया, मेरा बाप चोरला, मेरे बाप को चुरा लिया। बाला साहब उनके बायोलॉजिकल फादर हो सकते हैं लेकिन विचारों के आधार पर पूरे महाराष्ट्र के बाप है बाला साहब। और एकनाथ शिंदे जी ने जो उनके विचारों के सही वारसदार है, वारिस हैं, उन्होंने बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाया। जबकि आप उनके बायोलॉजिकल सन होने के बावजूद बाला साहब के विचारों को आपने त्यागा और कांग्रेस के साथ गए और हिंदुत्व के साथ गद्दारी की। तो जो एक तरफ आपने हिंदुत्व छोड़ा और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जी ने बाला साहब के हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ाया, तो असली वारिस ये हैं। हां, आप बायोलॉजिकल सन हो सकते, इस पर हमारा कोई एतराज नहीं, इस पर हमारा कोई शक नहीं। संजय राउत ने कल परसों आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे के पास 5 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। यह एकदम तथ्यहीन और निराधार किस्म का आरोप है। कभी बाला साहब के ऊपर भी इस प्रकार का आरोप किसी ने लगाया था कि बाला साहब के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बाला साहब हंसे, उनने साफ साफ कहा, भाई तुमने जो आरोप लगाया उसके सारे कागज पत्र लेके आ जाओ मेरी प्रॉपर्टी के, तुमको आधी प्रॉपर्टी में तुम्हारे नाम कर देता हूं। उसके बाद वो कभी आया नहीं। सिमिलरली मैं संजय राउत को कहना चाहूंगा, 5 लाख करोड़ की जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसका जो भी सबूत है लेकर सामने आ जाइए। आधी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। मैं शिंदे साहब के बिहाफ पे आपको वचन देता हूं। कहने का आशय यह है कि बिना किसी आधार के, बिना किसी कागज के, बिना किसी तथ्य के झूठे आरोप लगाने से संजय राउत या उद्धव ठाकरे जी बाज आए, क्योंकि ये डिजिटल एज है। आज हर चीज नेट पर अवेलेबल है। जो नए नए बच्चे हैं हर जानकारी को दुरुस्त करने के लिए वो तत्काल गूगल सर्च मारते हैं। तो ऐसे झूठ बोलेंगे तो आजकल के जो नौजवान हैं उनकी नजर में आप लगातार गिरते जाएंगे। विधानसभा चुनाव तक आप गिरे। अब महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं, कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। अगर इसी प्रकार की झूठ पर आधारित जानकारियों को आप प्रसारित करते रहे तो और कुछ नहीं होगा।
आपका और भी पतन होगा। आज के पूरे नए जनरेशन जिसको आप जेनजी कहते हैं उसकी नजरों में आप गिर जाएंगे। हाँ हाँ रामदास कदम यांना मराठी करतात। रामदास कदम यांनी आरोप लावला आहे की बाळासाहेब ठाकरे यांचं 2 दिवस पार्थिव ठेवलं गेलं होतं। उद्धव ठाकरे टचे घेत होते, जे डॉक्टरांना हे जारी करायचं होतं, डिक्लेअर करायचं होतं, मात्र ते मला करायला हवे। याकडे कशा पाहिजे? माझ्याकडे या विषयावर काहीही विशेष माहिती नाही आहे। रामदास कदम साहेब शिवसेनेचे मोठे नेते आहेत, ज्येष्ठ नेते आहेत। त्यांच्याकडे जे काही माहिती आहे त्याच्या आधारावर त्यांनी असं वक्तव्य केलेलं आहे। त्या वक्तव्यावर काहीतरी तुम्हाला संशय आहे तो निश्चित तौर पर म्हणजे त्या विषयावर बाळासाहेबांच्या बरोबर जे काही डॉक्टर होते 3-4 ते डॉक्टरांना विचारला पाहिजे। ते डॉक्टरच खरं सांगू शकतात। उद्धव ठाकरे एवढे खोटा बोलतात दररोज की त्यांची माहितीवर आम्हाला भरोसा नाही आहे। तो हा विषय आता डॉक्टरांकडे आहे आणि कदम साहेबांनी जे सांगितलेलं आहे, कदम साहेबांची जो माहिती आहे त्याच्या आधारावर बहुतेक त्यांनी अशी एक वक्तव्य जारी केलेलं आहे। त्यांनी डॉक्टरांच्या नावाचा देखील खुलासा करण्याची मागणी केली आहे, कारण का अनेक परवानी पत्रकार परिषदेत केला पाहिजे, थेट डॉक्टरांच्या नावाची खुलासा करा अशी मागणी केलं पाहिजे। उद्धव ठाकरेची याच्यात जबाबदारी आहे। समजा उद्धव ठाकरे साहेबांना असं वाटत आहे की रामदास कदम यांच्या वक्तव्य चुकीचं आहे, तो त्यांची जबाबदारी आहे की त्यांच्या बाळासाहेबांबरोबर जे काही डॉक्टर त्याच वेळी होते त्या डॉक्टराचं नाव सांगा आणि डॉक्टरांना सांगा की तुम्ही बाहेर येऊन जे काही वक्तव्य जे काही तथ्य आहे तो लोकांसमोर ठेवा। दुसरा प्रश्न असा आहे की 2 ठाकरे एकत्र येण्याची चर्चा सुरू असताना आज संजय राऊतांनी असे म्हटले की ठाकरेचाच महापौर बसणार मुंबई महानगरपालिका। कशा वाटतं? हा मीडियामध्ये फार जुना हाईप आहे आणि खूप असा प्रचार करतात की दोघे भाऊ बरोबर येणार म्हणजे एक मोठी क्रांती होईल महाराष्ट्रात। दोघे भाऊ बरोबर आले होते, बेस्टची एक क्रेडिट सोसायटीची निवडणूक झाली, त्याच्यामध्ये 15,000 वोटर होते। सगळे वोटर बहुतेक मराठी भाषिक होते। त्याच्यामध्ये 14,000 वोटरनी मतदान केला। 21 पोस्टवर निवडणूक 21 पदावर निवडणुकी होती। उबाठा आणि मनसे करून प्रत्येक पदवर उमेदवार उभे केला गेला होता, तरीही त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही। म्हणजे मुंबईचे मराठी लोकांचा कौल काय आहे त्याचा एक सॅम्पल आहे। मला माहित आहे बेस्टची निवडणूक छोटी निवडणूक आहे, पण मुंबईमध्ये राहणारे मराठी लोकांमध्ये काय चाललेले आहे त्याचा एक समजा एक संकेत, एक इशारा बेस्ट निवडणुकीमध्ये येत आहे। तर दोघे भाऊ मराठी भाषाच्या नावाने, मराठी लोकांच्या नावाने एक राजकारण करतात आणि करू इच्छितात। ते बरोबर येऊ शकतात, काय हरकत नाही, पण यांचा परिणाम आमच्या पक्षावर काही नाही होईल। मी ठामपणे सांगू शकतो की मुंबई महानगरपालिकामध्ये महायुतीला एक जबरदस्त असा यश भेटेल। त्यांच्याकडे जे काही भिंडी बाजारवाले लोक आहेत, बांगलादेशी घुसपैठी आहेत, त्यांच्या आधारावर ते कधीही यावेळी मुंबईमध्ये स्वतःचा महापौर स्थापित करू शकत नाही। यावेळी महायुतीचा महापौर मुंबईमध्ये येईल म्हणजे येईल। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।